करता हूं आपको इस न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, आई नो दैट वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि मैं बिजी था। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जियोलॉजी क्लास 11th का टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्वत रहेगा। क्या रहेगा? पर्वत के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए बहुत ही विस्तार तरीके से हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। तो पर्वत समझने से पहले हम लोग के इसके दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला पर्वत और पर्वतों की उत्पत्ति। तो पर्वत और पर्वतों की उत्पत्ति का इंट्रो हम लोग जानेंगे एंड इसका पार्ट 2 होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। और जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें पर्वत के प्रकार के बारे में जानेंगे। सो इसमें हम लोग जान लेंगे क्या चीज़, पर्वत एवं पर्वतों की उत्पत्ति किस टाइप से होती है उसके बारे में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले कि धरातल के कुछ भाग आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठे हुए होते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो धरातल मतलब क्या कि धरती, उसके जो कुछ भाग होते हैं वे आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठे हुए होते हैं। अब जो उत्थित भाग यानी कि जो उठा हुआ भाग है उसका ऊंचाई अगर 300 मीटर से अधिक हो जाएगा तो उसे पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो धरती पर जो उठा हुआ भाग है अगर 300 मीटर से अधिक हो गया तो उसे पर्वत बोलेंगे। और अगर इससे कम हो जाए, कितना, 300 से कम बोलेंगे तो उसे पहाड़ी बोल देंगे। मतलब कि उठे हुए भाग का अगर 300 मीटर से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? पहाड़ी। एंड 300 मीटर से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे? पर्वत। पृथ्वी के संबंध में अधिकांश जानकारी इन्हीं पर्वतों के अध्ययन पर आधारित है। मतलब कि पृथ्वी के संबंध में हमको ज़्यादा अगर जानना है, पढ़ना है, तो इन्हीं पर्वत के अध्ययन पहले करना पड़ेगा। पृथ्वी और क्षेत्र विशेष के भौमिकीय इतिहास, भूगर्भ में चलने वाली हलचलों और उनसे निर्मित संरचनाओं को ठीक से समझने के लिए पर्वतों के प्रकार और उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो मतलब इससे यह स्पष्ट होता है सबसे पहली चीज़ कि 300 मीटर से अगर ऊंचा हो जाएगा या 300 मीटर भी होगा तो उसे पर्वत बोलेंगे। और 300 मीटर से जैसे ही नीचे आ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? पहाड़ी। मतलब होता है कि धरती पर जितने भी है ऊबड़ खाबड़, तो ये ऐसे इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से ऐसे 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 पहाड़। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि पर्वत ऊपर की ओर संकरे हो जाते हैं। मतलब कि क्या लिखा है? पर्वत की आकृति इस प्रकार से होता है, जैसा कि आपको पता होगा। किस टाइप से? इस टाइप से। तो पर्वत ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं? संकरे हो जाते हैं। मतलब कि ऊपर जाकर पतले होने का चांस रहता है उन लोगों का। ठीक है। अगला, पर्वत ऊपर की ओर संकरे हो जाते हैं। लंबे एवं संकरे पर्वतों को कटक कहते हैं। लंबे एवं पर्वतों संकरे क्या बोल देंगे? लंबा रहेगा, ज़्यादा लंबा रहेगा। और लंबाई में ऐसे वाले को लंबाई बोलते हैं। देखिए, एक मिनट, जो ऐसे वाला पर्वत है ना, ऐसे, ये ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया? ऊंचाई। और इसी में होगा क्या कि ऐसे तो लंबा है, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इस टाइप से है, तो उसे क्या बोलेंगे? ये इतना लंबा है। और ऊंचे रहेगा, ऊपर में संकरा ही रहेगा, तो क्या बोल देंगे? इसे कटक कहते हैं। कटक, जिसको इंग्लिश में रिज कहते हैं। ठीक है। कई कटकों के समूह को पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है। मतलब कि वैसे ही लंबा लंबा रहेगा और कितना समूह रहेगा तो उसे उस पर्वत श्रेणी उसे बोल देंगे। और एक साथ ही निर्मित पर्वत श्रेणियों को अगर कटक मिलेगा तो पर्वत श्रेणी का निर्माण करेगा, और वैसे ही पर्वत श्रेणी अगर मिलेगा तो पर्वत समूह कह देंगे, माउंटेन सिस्टम कह देंगे। ठीक है। माउंटेन सिस्टम यानी कि पर्वत समूह कहलाता है। ठीक है। उसके बाद विभिन्न समांतर श्रेणियों को पर्वतमाला कहते हैं। अब देखिए, अगर पर्वत समूह भी ज़्यादा रहे तो उसे पर्वतमाला बोल देंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पर्वतमाला समूह एवं श्रेणियों के संयुक्त रूप को कॉर्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डिलेरा। अब देखिए कि जहाँ पर ऐसा भी होता है कि ज़्यादा चीज़ रहता है। ठीक है। जैसे पर्वतमाला हो गया, सभी को मिलाकर, पर्वतों का समूह हो गया, पर्वतों का श्रेणी हो गया, के संयुक्त रूप मतलब सभी को एक साथ अगर जहाँ पे होगा उसे क्या बोलेंगे? कॉर्डिलेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्डिलेरा। चलिए, उसके बाद पर्वत के ऊपर अधिक ऊंचाई पर विस्तृत सपाट चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे ये पर्वत है, इसके ऊपर का जो चौरस क्षेत्र है, सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है। और पामीर एवं दक्कन के पठार इसके उदाहरण। दक्कन के पठार और पामीर के पठार का आप गूगल पे ये करके उसका फिगर मंगा सकते हैं। ठीक है। तब आपको पता लग जाएगा कि पठार क्या होता है। अब जो पर्वत का प्रकार है ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो इसके बारे में देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के मुख्यतः 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार? 4।
कुछ सेल अन्य सेलों की अपेक्षा अधिक उपक्षय रोधी होते हैं। उपक्षय अपक्षय वाला वीडियो हमने बना दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रकार भेददर्शी अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित पर्वत अवशिष्ट पर्वत या अपर्दन पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत या अपर्दन पर्वत किसे कहते हैं कि जैसे होता क्या है कि कुछ सेल एवं होता यह है कुछ सेल की अपेक्षा अधिक उपक्षय रोधी होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भेददर्शी अपक्षय और अपर्दन उसमें हो जाएगा, तो उसके बाद जो पर्वत निर्मित होगा उसे अवशिष्ट पर्वत या अपर्दन पर्वत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत इसके उदाहरण है। ठीक है, मतलब कि भारत के जो विंध्याचल पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। केंद्रीय ज्वालामुखी सक्रियता के कारण, केंद्रीय ज्वालामुखी सक्रियता अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसका टॉपिक आने वाले वीडियोज में। सक्रियता के कारण उत्पन्न ज्वालामुखी उत्पाद शंकु के आकार बना देता है। कभी कभी देखिएगा कि जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय रहता है वहाँ के जो उत्पाद बनते हैं वो शंकु आकार बन जाएगा, वहाँ का जो पर्वत होगा। कभी कभी यह शंकु ऊंचाई और आकार में इतना बड़ा हो जाता है कि उस ज्वालामुखी की पर्वत संज्ञा दी जाती है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी निर्मित हुआ, तो ज्वालामुखी कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे है ना, ऐसे निकलता है धरती को फाड़कर। तो क्या होता है कि इतना ऊपर तक निकल जाता है, इतना ऊपर तक कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसे पर्वत की संज्ञा दे देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके किस चीज़ का संज्ञा, पर्वत का संज्ञा, मतलब उसको बोल देंगे कि ये क्या है, पर्वत है। वही बोला कि शंकु ऊंचाई और आकार में इतना बड़ा हो जाएगा कि उन्हें ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दी जाती है, मतलब ज्वालामुखी पर्वत उसको बोल देंगे। एक निश्चित क्रम में शंकुओं की व्यवस्था से कभी कभी पर्वत श्रेणियाँ भी निर्मित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तंजानिया का किलिमंजारो तथा अर्जेंटीना का चिम्बाराजो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये सभी आपको गूगल पर टाइप करना होगा क्योंकि टाइम आपके पास कम है। 11 तारीख को 11th वालों का टर्म 2 एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि पर्वत ज्वालामुखी पर्वत की एग्जाम्पल है। अंतर्वेदी आग्नेय सक्रियता के फलस्वरूप भूपृष्ठ ऊपर उठाता है। इस प्रकार अंतर्वेदी संरचना पर्वत का रूप ले लेती है। इस प्रकार गुंबद के आकार के पर्वतों की लैकोलिथी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, जो गुंबद के आकार के पर्वत होंगे उसे क्या बोलेंगे, लैकोलिथी पर्वत कहेंगे। अमेरिका के कोलोरेडो और व्योमिंग पर्वत क्षेत्र के पर्वत इस प्रकार के हैं। चौथे प्रकार के जो पर्वत होते हैं, ये सभी पहले दूसरे तीसरे प्रकार आप लोगों ने देखा। चौथे प्रकार के पर्वत जो है विरूपणीय या विवर्तनिक होते हैं, पर्वत होते हैं। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में डिफॉर्मेशन कहते हैं और एक को टेक्टोनिक कहते हैं, टेक्टोनिक माउंटेन। पृथ्वी के अधिकांश पर्वत इसी प्रकार के हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, इनका विस्तृत अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 4 प्रकार के पर्वतों के बारे में हम लोगों ने बात किया। 4 है, तो सबसे पहले वालों को ये अपशिष्ट अपर्दन बोले। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत आप लोगों ने देखा। उसके बाद एक था आपका यहाँ पे विवर्तनिक वाला हो गया, और एक यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत के बाद शंकु वाला था। ठीक है, ये करके 4 प्रकार का हमारे पास हो जाता है। उसके बाद वो तो हुआ ये तरीके से, किस तरीके से, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, ये हुआ आपका उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद यहाँ देखिए, भूपर्पट्टी में स्थानीय या व्यापक हलचल हमेशा ही होते रहता है, क्योंकि परपट्टी जो प्लेटों का बना हुआ है, ये हलचल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। पहला बोलते हैं अविवर्तनिक और दूसरा विवर्तनिक। भूपृष्ठ पर भूस्खलन जैसे हलचल अविवर्तनिक होते हैं, और भूगर्भ में परिवर्तन होने के कारण होने वाले जो हलचल होते हैं उसे विवर्तनिक कहे जाते हैं। वे हलचल जिनमें ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होती है महादेश रचना कहलाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों का उत्थान और पतन इन्हीं हलचलों के कारण के परिणाम है। ठीक है, दूसरे रूप में जो है, पहला रूप आप लोगों ने देखा अविवर्तनिक तो हो गया। ठीक है, अविवर्तनिक में क्या है कि भूस्खलन जैसे हलचल होता है ना, तो ये होता है इसमें अविवर्तनिक में होता है। और जो सेकंड बोला है यहाँ पे दूसरा, कि वे हलचल जिनमें गति क्षैतिज संपीड़न के कारण होती है। ठीक है, पर्वतनिक हलचल या पर्वत रचना कहलाते हैं, इसके कारण पर्वत का रचना होता है। ठीक है, उसके साथ इन पर्वतनिक हलचलों के फलस्वरूप विरूपणीय या विवर्तनिक पर्वतों की उत्पत्ति होती है। पर्वतनिक हलचलों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, इन पर्वतों को फिर से हम लोग
निम्नलिखित तरीके से देख रहे हैं। अभी 3 प्रकार के यहाँ पे बांटा गया है। पहला वलित पर्वत जिसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। उसके बाद डोम या गुंबद पर्वत है, इसको डोम माउंटेन ही कहते हैं, ठीक है। भ्रंशोत्थ पर्वत इसको बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। तो इसके बारे में तो हम लोग जो ये तीनों पार्ट है, ये तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग तीनों के बारे में शॉर्टकट देख लेते हैं यहाँ पे कि विवर्तनिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ के सेल है ना, वो वलित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वलित। अब वलन निर्माण के साथ साथ वे उत्थित भी हो जाते हैं और इसके साथ ही कुछ आग्नेय सक्रियता भी हो जाती है। इस प्रकार बनने वाले पर्वतों को वलन पर्वत कहते हैं, जिसको वलित पर्वत भी हम लोग बोल सकते हैं। आल्प्स, हिमालय, राकी, एंडीज इत्यादि पर्वत जो हैं इसी प्रकार के हैं, मतलब कि वलित पर्वत के उदाहरण हैं ये सब। अल्पस हो गया, आप्लस, हिमालय, राकी, ठीक है। उसके बाद जब इन वलनों का रूप डोम या गुंबद के आकार का हो जाता है तो वलित पर्वतों को डोम या गुंबद पर्वत कहते हैं। मतलब तीनों ये जो पर्वत था उसका यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद पटल विरूपण जिसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रोफिज्म कहते हैं, के कारण परपट्टी में भ्रंश उत्पन्न होते हैं। उत्खंड भ्रंश के कारण भूखंड नीचे धंस जाते हैं। इस प्रकार अन्य भ्रंशों के कारण भी पर्वतों का निर्माण होता है। इन पर्वतों को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। पृथ्वी से पर्वतों का उत्थान वलन और भ्रंश दोनों प्रकार की संरचनाओं के विकास में हो जाता है, ठीक है। इसके उपरांत अपर्दन की क्रियाओं से उन्हें एक निश्चित आकृति मिलती है। इस प्रकार उनका विद्यमान रूप अनेक क्रियाओं का परिणाम हो जाता है। ऐसे पर्वतों को मिश्र पर्वत कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट। उसके बाद लिखा है कि इन विवर्तनिक पर्वतों की कुछ सामान्य विशेषता भी है। वलित पर्वत की श्रेणियां छिछले समुद्र में विक्षेपित स्थलजात अवसादों के हजारों मीटर मोटे संचयों से मिलकर बनी होती है। यह श्रेणियां जो है रेखीय रूप से विस्तृत होती है तथा इनमें वलनों के अतिरिक्त भ्रंशन, क्षेपण तथा आग्नेय सक्रियता भी परिलक्षित होती है। पृथ्वी के भूकंप या ज्वालामुखी क्षेत्र ही इन वलित पर्वतों के क्षेत्र भी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आज का ये हमारा इंट्रो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बात किया पर्वत और पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग रेडी रहिएगा कि हम लाइव आएंगे और लाइव आप लोग हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वो घंटे का वीडियो होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट को आप लोग को देखना होगा। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब ताकि नोटिफिकेशन आप तक चले जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।